नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश मिश्रा आपके ऑनलाइन परिवार साक्षी 247 में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे तथा अपने मेहनत को बढ़ाते हुए लगातार अपने गोल की तरफ अग्रसर होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे संविधान की 2 क्लास हो चुकी है और संविधान की आज तीसरी क्लास है। दूसरी क्लास से तीसरी क्लास के बीच में लंबा गैप हो गया। उसके पीछे का रीजन था टेक्निकल इशू। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा है और आगे आज क्या पढ़ना है। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था संविधान, और संविधान में संविधान किसे कहते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, अध्ययन किया था। और संविधान का संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास हम लोगों ने पढ़ा था। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसको 2 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला होता है कंपनी के अधीन शासन, और दूसरा होता है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन। यह 2 मिला के हम लोगों को पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने कंपनी के अधीन शासन को पढ़ लिया था। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था 1600 ईस्वी में कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर उसके बाद 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट तथा 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे दोस्तों, वह चर्चा होगी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन। चलिए देखते हैं आज ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन। इसमें भी बहुत कुछ पढ़ना होता है। जैसे सबसे पहले पढ़ना होगा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद पढ़ना होगा इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। उसके बाद पढ़ना होगा तीसरा पढ़ना होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर उसके बाद पढ़ना होगा भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909। फिर उसके बाद पढ़ना होगा भारत शासन अधिनियम 1919। उसके बाद पढ़ना होगा 6वें नंबर पर पढ़ना होगा भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। इतना पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 7वें नंबर पर पढ़ना होगा अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव 1940। इसके बाद पढ़ना होगा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद अंतिम पढ़ना होगा माउंट बेटन योजना। माउंट बेटन योजना 1947। जैसे ही इतना पढ़ के हम लोग पूरा करेंगे, भारतीय संविधान का संवैधानिक इतिहास समाप्त हो जाएगा और क्रमशः करके इसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अब यह कोशिश होगी कि आपकी क्लास लगातार चले। ठीक है, चलिए आज भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी का शुरू करने से पहले कुछ इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षा में अंतिम समयों में यह पढ़ा था कि 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट था। आखिर क्या कारण था कि 53 से 5 साल बाद 1858 ईस्वी में ही भारत शासन अधिनियम लाना पड़ा? तो उसके पीछे जब हम लोग चलेंगे और देखेंगे तो 1853 के 4 साल के बाद 1857 ईस्वी में भारत में महान क्रांति हुई थी। वह क्रांति क्यों हुई, उस समय तात्कालिक स्थितियों में यहां भारतीय जनता क्यों आक्रोशित हुई थी, अगर इस पर हम लोग देखेंगे और चर्चा करेंगे तो कुछ समझ में आएगा। इसके कई कारण थे। 1857 ईस्वी की क्रांति होने के पीछे कई कारण थे और बहुत सारे जितने भी शिक्षाविद हैं इसके बारे में उन्होंने अपना वर्णन दिया है। जैसे हम लोग भी देखते हैं थोड़ा कि क्या क्या कारण थे, तो ध्यान में रखिएगा 1857 ईस्वी 1857 ईस्वी की क्रांति जो हुई थी इसके कई कारण थे। इसके कई कारण थे। कारण नंबर एक अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो कारण नंबर 1 हो जाएगा सामाजिक कारण। सामाजिक कारण। दूसरा हो जाएगा हमारा धार्मिक कारण। धार्मिक कारण। तीसरा हो जाएगा राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण। और चौथा हो जाएगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। अब संविधान का संवैधानिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा चर्चा करना तो बनता है। हालांकि इसकी स्पेशल चर्चा जब मैं भारतीय इतिहास लेकर आऊंगा तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक कारण के अंतर्गत क्या था। तो आप लोग जानते हैं कि उस समय तात्कालिक भारत में समाज की स्थिति बहुत ही कठिन और बहुत ही खतरनाक थी। पूरे समाज को पिछड़े वर्ग में और उच्च वर्ग में बांटा गया था। अब स्थितियां यह हुई कि जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेज अपने देश से यहां पर भी आके रहने लगे। जब रहने लगे तो यहां पर हमारे भारतीय लोगों को, हमारे भारतीय भाइयों को हेय दृष्टि से देखा जाने लगा और सभी भारतीय मिलकर अपने आप से प्रश्न करने लगे कि क्या वास्तव में हम लोग इतने बुरे हैं। तो यह इसकी सामाजिक कारण के अंतर्गत आ जाता है। अगर दूसरा धार्मिक कारण के बारे में जानेंगे तो धार्मिक कारण में 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है विधवा पुनः विवाह। विधवा पुनः विवाह। और दूसरा था सती प्रथा।
और तीसरा जो था वह था कि बम में बम और गोली में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाना। और आप जानते हैं कि भारत में धार्मिक संप्रदाय के साथ साथ यहाँ की पूरी जनता धर्म में बटी हुई है। ठीक है, अब तीसरा कारण हो जाएगा राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण के बारे में चर्चा करेंगे तो उस समय दो स्थितियां बहुत ही संचालन में थी, जिसमें एक सहायक संधि थी, सहायक संधि, और दूसरा हड़प नीति, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति। अब ध्यान में रखिएगा, सहायक संधि हमारे भारत में शुरू करने वाले जो थे वह थे लॉर्ड वेलेस्ली, और राज्य हड़प नीति के बारे में चर्चा करेंगे तो लॉर्ड डलहौजी का नाम सबसे ऊपर आता था। अब सहायक संधि क्या थी? तो सहायक संधि के अंतर्गत यहाँ के स्थानीय राजाओं के साथ लॉर्ड वेलेस्ली संधि करते थे और अपनी सेना उनके राज्य में भेज देते थे। अब स्थितियां यह थी कि जो जिस राज्य में यह सेना जाती थी, जो ब्रिटिश की थी, वह अपने से छोटे राज्यों पर कब्जा जमाना शुरू कर देती थी। तो यह भी भारतीय संविधान में या भारतीय इतिहास में असंतोष की भावना की उत्पत्ति में प्रमुख सहायक है। दूसरा, राज्य हड़प नीति जो थी, राज्य हड़प नीति के अंतर्गत क्या होता था, बताया गया कि जिस राज्य में अगर कोई राजा या रानी है, अगर उसका वास्तविक पुत्र नहीं होगा तो वह राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। ध्यान में रखिएगा। और इस घटना का शिकार हमारे यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी हुई थी। ठीक है, अब इससे अधिक इस पर चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। आर्थिक कारण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आर्थिक कारण में बहुत सारी स्थितियां थी, जैसे टैक्स का अधिक होना और अपने खेतों में ब्रिटिशर्स के अनुसार फसल को उगाना, यह सब भी एक असंतोष का प्रतीक ही था। ठीक है, अब यह सब सारी चीजें हो गई। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आगे बढ़ने के बाद हमें यह प्राप्त होता है कि जगह जगह से 1857 ईस्वी की क्रांति जो थी, इसका गुंबार उठा, इसका धुआं उठा। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर जी को पूरे भारत का नेता बना दिया गया। ठीक है, जगह जगह से सभी लोग आए। अंतोगत्वा क्या हुआ कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक प्रकार से यह कह सकते हैं कि ब्रिटिशर ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद वहां उस समय एक देश था जिसे हम लोग वर्मा के नाम से जानते थे। वर्तमान में इसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, म्यांमार। उस समय वर्मा की राजधानी रंगूर हुआ करती थी, रंगूर। बहादुर शाह जफर द्वितीय को इसी रंगूर क्या कर दिया गया, भेज दिया गया। और यह बताया गया कि अब भारत में अंतिम रूप से मुगल वंश को समाप्त कर दिया गया है। तो यहां से एक प्रश्न यह भी बनता है कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ कि 1857 की क्रांति असफल हुई। इसके असफल होने का सबसे बड़ा कारण यह था कि इनमें एकता की कमी थी, कैप्टेंसी की कमी थी, एक बहुत बड़े नेता की कमी थी, जिसके कारण यह असफल हो गया। असफल होने के बाद भी यह क्रांति असफल तो हो गई, लेकिन असफल होने के बाद भी अंग्रेजों ने इससे सीख लिया। और अंग्रेजों ने सीख लेने के बाद यह सोचा कि अब भविष्य में ऐसी क्रांति न हो, क्योंकि 1857 ईस्वी की क्रांति ने अंग्रेजों की जो जड़ी थी भारत में, उसको हिलाकर रख दिया था। ठीक है, तो यही कारण था, यही मेन कारण था कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम भारत में आया। अब मिलके हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे।
ठीक है, 1857 ईस्वी की क्रांति के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली हेडिंग होगी 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अब इसमें क्या होता है, तो इसको जानने से पहले हम लोग यह समझेंगे कि 1857 ईस्वी की जब 1858 ईस्वी का भारत शासन भारत आया, तो या फिर यह नियम जब पास किया गया, तो उस समय ब्रिटेन की सत्ता वास्तव में किसके हाथ थी। तो अगर हम लोग ब्रिटेन में बात करेंगे बच्चों, तो यह ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन में उस समय रानी के रूप में विक्टोरिया थी। विक्टोरिया, और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मस्टर्न थे। पार्मस्टर्न थे, ध्यान में रखिएगा। पार्मस्टर्न को क्या किया गया कि किसी कारण के द्वारा इनको त्याग पत्र देना पड़ा। जब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो इनके स्थान पर लॉर्ड डर्बी आए। लॉर्ड डर्बी, लॉर्ड डर्बी इन्होंने इस अधिनियम को संसद में पेश करवा दिया तथा यह पास भी हो गया। पास होने के बाद क्या हुआ कि 2 अगस्त 1858 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, 2 अगस्त 1858 ईस्वी को विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया द्वारा इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया। हस्ताक्षर होने के बाद यहाँ के तात्कालिक गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में इसे सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया था। अतः यह भी कहा जाता है कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम एक सार्वजनिक अधिनियम था। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलाहाबाद में इसको सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ठीक है, अब देखिए यह सब सारी स्थितियां हो गई, तो इसके आगे क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिए। इसका उद्देश्य क्या था? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम जो था, इसके उद्देश्य क्या थे? इसका उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था दोस्तों, यह मात्र एक सबसे प्रमुख उद्देश्य था, और वह उद्देश्य यह था कि भविष्य में 1857 की क्रांति की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, अब इसके लिए अंग्रेजों ने बहुत सारे कदम उठाए जो कि इस अधिनियम में दिया जाता है। अब हम लोग उसको जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर का जो प्रावधान यह था कि भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय हो गया। अब समझिए गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो 1858 ईस्वी के पहले जो भी गवर्नर जनरल भारत में कार्य करते थे, वह कंपनी के अधीन रहते थे और कंपनी के ही कार्य का संचालन करते थे।
परंतु 1857 ईस्वी की क्रांति के फलस्वरूप 1858 ईस्वी में जो अधिनियम आया, इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश क्राउन जो था, वहां की महारानी विक्टोरिया जी थी जो थी, उन्होंने यहां की सत्ता को, यहां की व्यवस्था को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ले लिया और अपने हाथों में कर लिया। अर्थात यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चलाती थी, अब इसका संचालन ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत किया जाने लगा तो जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो कंपनी के अधीन काम करते थे, इनका नाम बदल दिया गया और इसके स्थान पर वायसराय रख दिया गया। अब वायसराय रख दिया गया और यह वायसराय क्या करता था? यह ब्रिटिश क्राउन का, किसका? ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था, प्रतिनिधित्व करता था। ध्यान में रखिएगा, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश क्राउन का यह क्या करता था? प्रतिनिधित्व करता था। इसके आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, तो इसके चर्चा में स्थिति यह होती है कि उस समय यहां से एक प्रश्न और बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और भारत के प्रथम वायसराय कौन हुए? तो यही लॉर्ड कैनिंग ही हुए, लॉर्ड कैनिंग ही हुए। लॉर्ड कैनिंग ही हुए, लॉर्ड कैनिंग ही हुए। ठीक है, परंतु इनकी शक्तियों को यहां पे कम कर दिया गया। अब यह अपने मन से कुछ भी काम नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी एक व्यक्ति या एक पद का सृजन कर दिया गया था। इस पर चर्चा हम लोग अगले पेज में करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि भारत में दो संस्थाएं काम करती थी। एक संस्था जो पहली थी उसे नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल, और दूसरी संस्था को नियंत्रण मंडल, नियंत्रण मंडल कहा जाता था। यह दोनों संस्थाएं मिलकर भारत में कार्य का संचालन करती थी। परंतु 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, अर्थात यह संस्थाएं भारत में शून्य हो गईं और इसके स्थान पर एक नया पद सृजित किया गया, जिस पद का नाम था राज्य सचिव, राज्य सचिव। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भारत के वायसराय के कार्य का जो संचालन था, कार्य का तरीका था, उनकी जो शक्तियां थी उसको कम कर दिया गया। क्यों कम कर दिया गया? क्योंकि अब वह कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें राज्य सचिव की हामी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना हाँ के वह कोई भी कार्य संभव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर इसके आगे चर्चा करेंगे तो राज्य सचिव की सहायता के लिए, किसके लिए? राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। कितने? 15 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। अब इसमें जो 15 सदस्य थे, इनका गठन कैसे हुआ, इसको समझने का प्रयास करिए। इसमें दो ग्रुप बन गए, एक 8 सदस्य का और एक 7 सदस्य का। यह जो 8 सदस्य थे, इसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ध्यान में रखिएगा, क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश, किस क्राउन के अंतर्गत? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इनको नियुक्त किया जाता था। अर्थात यह 8 व्यक्ति ऐसे थे जो कि सीधे सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या उन्हीं के साथ आने वाले होते थे। ठीक है, जबकि यह जो 7 सदस्य थे, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों द्वारा नियुक्त किया जाता था।
ठीक है, क्या किया जाता था? नियुक्त किया जाता था। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान में रखिएगा, यह जो राज्य सचिव का पद था यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पद था, क्योंकि यह जो राज्य सचिव जो भी व्यक्ति बनता था उसके पीछे का तर्क यह था कि यह व्यक्ति सबसे पहले तो ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा, ब्रिटिश संसद का सदस्य होगा। क्या होगा? सदस्य होगा। और दूसरा, ब्रिटिश मंत्रिमंडल जो थी, मंत्रिमंडल, इसका भी सदस्य होना आवश्यक है। अर्थात ब्रिटिश संसद का सदस्य होने के साथ साथ ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत मंत्रिमंडल का विस्तार था उसका भी सदस्य होना आवश्यक था। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो राज्य सचिव और यह जो 15 सदस्य थे इनको मिला के एक नया नाम दे दिया गया और वह नाम था गृह सरकार। गृह सरकार, गृह सरकार। इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, मैंने बताया, क्या क्या बताया इसमें? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। वायसराय अब सीधा सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया और इसको राज्य सचिव की सारी बातों को मानना आवश्यक हो गया। और दूसरा मैंने बताया कि भारत में नियंत्रक मंडल और नियंत्रण मंडल, इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर भारत में राज्य सचिव का पद सृजन किया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक नया ग्रुप बना दिया गया और इन दोनों को मिला करके गृह सरकार के नाम से इसको जाना जाने लगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे। जैसे अगर हम लोग आगे चर्चा करें तो 1861 ईस्वी के ही अधिनियम के द्वारा, ध्यान में रखिएगा, 1861 ईस्वी के ही अधिनियम के द्वारा सबसे पहला कार्य यह किया गया। इन दोनों कार्यों के बाद भारत में जेम्स विल्सन नाम आप लोगों ने सुना होगा। जेम्स विल्सन, इन्हें क्या कहा जाता है बताएंगे, अभी मत घबराइए। भारत में जेम्स विल्सन के द्वारा भारत का पहला बजट पेश किया गया। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में बजट के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता कौन है? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा जेम्स विल्सन। और अगर विश्व में बात करें तो इंग्लैंड के ही प्रधानमंत्री वाडरपोल थे जिन्होंने सबसे पहले बजट शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अब देखिए इसके आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो अब इसमें कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला एक्ट, जिसको हम लोग किस नामों से जानते हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें भी दो तीन मुख्य चीजें हुई थी, तो तीन मुख्य सुधार हुए थे, जिसमें सबसे पहला जो सुधार था दोस्तों वह क्या था? इसको समझने का प्रयास करिएगा। पहला जो सुधार था हमारा, भारत में
भारत में भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1861 का प्रावधान कर दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इंडियन पेनल कोड। ध्यान में रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि इसकी शुरुआत सर्वप्रथम या इसको भारत में जन्मदाता के नाम के रूप में लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। किसको? लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। पिछले क्लास में भी मैंने लॉर्ड मैकाले के बारे में बताया था, है ना। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय दंड संहिता के जन्मदाता कौन है, तो लॉर्ड मैकाले। और इसकी स्थितियां यह है कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदल के विश्व के लगभग 10 देशों में यही दंड संहिता आज भी चलती है। ठीक है, जिसमें कुल 512 धाराएं हैं, 512 धाराएं हैं। इस पर अब विशेष चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यह हमारा विषय नहीं है। अब इसके आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ था कि भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अब हम लोग अध्यादेश के बारे में जानेंगे कि अध्यादेश होता क्या है। ध्यान में रखिएगा, यह जो अध्यादेश है, अगर तात्कालिक संवैधानिक दृष्टि से देखें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल, आगे हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ेंगे। अध्यादेश राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा भारत में लागू किया जा सकता है या जारी किया जा सकता है। यह क्यों होता है? तो कोई ऐसा विषय जो भारतीय सामायिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन संसद का सत्र न चल रहा हो। संसद के 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, शीत सत्र और बजट सत्र। और दो संसद के जो संसद है, इसमें 2 बैठकों के बीच अधिकतम 6 माह का गैप होना आवश्यक, मतलब अधिकतम 6 माह का गैप हो सकता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि जब संसद का सदन नहीं चल रहा होता है और कोई नियम या अधिनियम या कानून जो कि भारतीय हित में बहुत ही जरूरी हो, तो उस स्थितियों में पूरे देश के लिए राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके अध्यादेश ला सकता है, जबकि राज्यपाल अनुच्छेद 213 का प्रयोग करके अध्यादेश ला सकता है। यह अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है और यह तब तक चलेगा जब तक कि संसद का अगला सत्र न प्रारंभ हो जाए। संसद का अगला सत्र जैसे ही प्रारंभ होगा, उस प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह या 42 दिन के भीतर इस अधिनियम को उसमें पेश करा के पास करवाना आवश्यक होता है, अन्यथा यह स्वतः ही क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इसमें हुआ था कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। अब इसको तो आप लोग जानते ही होंगे, भारत में विभागीय प्रणाली अर्थात भारत में जो भी सत्ता में आरूढ़ व्यक्ति होंगे, संस्था होगी या कंपनी होगी, उसमें विभाग का बंटवारा कर दिया जाएगा। जैसे रक्षा मंत्रालय कोई और देखेगा,
पेट्रोल मंत्रालय कोई और देखेगा, विदेश मंत्रालय कोई और देखेगा, परमाणु मंत्रालय कोई और देखेगा। इसी क्रम में ऐसे ही क्या कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। क्लियर हो गया। इसके आगे जब हम देखेंगे तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट यह कार्य हुआ इसमें कि इसमें इस एक्ट के द्वारा देश में, भारत में, देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाने लगा। विकेंद्रीकरण किया जाने लगा। अब विकेंद्री क्या होता है, तो एक शब्द होता है केंद्रीकरण और एक शब्द होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का अर्थ होता है कि केंद्र में कोई एक सत्ता होगी और उसी के आसपास सारी शक्तियां घूमेंगी। जबकि विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, सब अपने हिसाब से अपनी अपनी शक्तियों का मालिक होगा। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मैंने आप लोगों को बताया था कि कलकत्ता के अंतर्गत ही मद्रास और बॉम्बे को कर दिया गया और कलकत्ता का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वह वहां का भी गवर्नर जनरल माना जाने लगा। ठीक है, परंतु अब क्या हुआ, विकेंद्रीकरण कर दिया गया और बंबई और मद्रास स्वतंत्र कर दिया गया। इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया गया और यहां यह अपने हिसाब से अपने शक्तियों की देखरेख कर सकते थे और अपने शक्तियों को लागू कर सकते थे। ठीक है, यह था हमारे 1861 ईस्वी का काउंसिलिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर अगली कक्षा में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिनमें जब हमारा होगा तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1892 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्रदान करते रहें, प्राप्त करते रहें और अपने छोटों को आशीर्वाद प्रदान करते रहें। ध्यान में रखिएगा, विश्व में आप कुछ भी बन जाइए लेकिन माता पिता के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। इस बात को मतलब इस बात पर विश्वास रखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।